इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और वक्त हो चला है इंडिया का सवाल, और साथ ही इंडिया के सवाल में आज बात हम बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार इस वक्त जंगल राज के टैग के साथ एक बार फिर सामने आ चुका है। अररिया से लेकर मुंगेर तक बिहार में खाकी का इकबाल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अररिया में अभी कुछ दिन पहले ही एक एएसआई की हत्या करने का मामला सामने आया था, वहीं अब मुंगेर से एएसआई की मर्डर का मामला सामने आ गया। दोनों घटनाओं में भीड़ ने ही पुलिस वालों पर हमला किया, और अब सवाल यही उठता है कि बिहार में क्या खाकी सुरक्षित नहीं है? जिनके भरोसे जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्या वही असुरक्षित हो गए हैं? अररिया और मुंगेर में जिस तरह से दारोगा पर हमला कर हत्या की गई, उससे कई तरह से सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या बदमाशों के जहन से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है? और सवाल ये भी कि क्या बिहार में महाजंगल राज की शुरुआत हो चुकी है? चर्चा आज इसी पर करेंगे। उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बिहार में पुलिस वालों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पहले भीड़ ने अररिया में एएसआई राजीव रंजन को मार डाला। अब मुंगेर में भीड़ ने एएसआई संतोष कुमार सिंह पर हमला कर उनकी जान ले ली। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने संतोष सिंह के सर पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया था, जिसके बाद इलाज के लिए उनको पटना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उन पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और कल देर शाम को उनको एक सूचना मिली थी। उस सूचना को सत्यापन के लिए गए थे और दो पक्षों के बीच विवाद का मामला था। जब उस विवाद को सुलझा रहे थे, उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान देर रात्रि में पटना के पारस अस्पताल में वो शहीद हो गए। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही के दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और बाकी के जो शेष अभियुक्त बचे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग तीव्रता से प्रयास कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर 2 एएसआई की टीम की मौत पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सुशासन की सरकार नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहा है। राजद ने घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार की विदाई में ही जनता की भलाई है। 2 दिन में 2 एएसआई की हत्या हो गई। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। बिहार में अपराधी राज कायम है। बिहार में महाजंगल राज है। तो जेडीयू कह रही है कि बिहार में किसी प्रकार की क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर सूचना जाती है और संतोष कुमार एएसआई अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वहां पहुंचते हैं। उन पर हमला होता है। उनको मुंगेर से पटना रेफर किया जाता है, जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और वहां रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना तो गलत है, लेकिन घटनाएं घटी हैं और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। और डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है।
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में किसी को क्राइम करने का अधिकार नहीं है। बिहार बुद्ध की धरती है और शांति का प्रदेश है। विजय सिन्हा ने अपराधियों को न बख्शने की बात कही और अपराधियों के एनकाउंटर की बात तक कह डाली। ये दुखद है। सरकार गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करेगी और अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता को रोकना हम सभी की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सुशासन के लिए सत्ता में आई है, सत्ता में बैठने के लिए नहीं, और हर हाल में एक्शन होगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। आज तो बहुत हद तक माफिया पर अंकुश लगा है। सरकार ने आज बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, लेकिन कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करे। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस एनडीए सरकार को नकारा बताने में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं कर रही है। लेकिन बिहार में 3 दिन के भीतर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या ने राज्य के तापमान को बढ़ा दिया है। बिहार में इस साल चुनाव है और उससे पहले इस तरह की घटनाएं बिहार में राजनीतिक घमासान को बढ़ा रही हैं। तो अब चलिए इसी के साथ आपने रिपोर्ट तो देख लिया, तो चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं और सबसे पहले आपको अपने पैनल से मिलवा देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होंगे। अली अनवर जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी से कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। अरुण कुमार जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही पूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता जेडीयू से। डॉक्टर कुमार राकेश जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए सीधे स्टूडियो से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अरुण कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह हमने अब तक ये देखा कि सवाल लगातार जेडीयू पर आप दाग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार जंगल राज नहीं है तो महाजंगल राज है, लेकिन अभी एक वीडियो हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव के भाई और उनके भाई किस तरह एक पुलिसकर्मी से वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो अगर तुम डांस करते हो तो ठीक, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं सर। देखिए आज सवाल वो नहीं है, सवाल जो है लगातार बिहार में हत्याओं का दौर जारी, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे खादी हो, चाहे खाकी हो, कोई सुरक्षित नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर देखेंगे 24 घंटे के दौरान तो वो आपराधिक घटनाएं नजर आएंगे और अपराधी खुलेआम खून की होली खेल रहे हैं। सवाल यहाँ है। और 24 घंटे के दौरान अगर देखेंगे पिछले दिनों तो दो पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी, बेखौफ अपराधी हो चुके हैं। सरकार का लगाम नहीं है अपराधियों पर और यहाँ कह सकते हैं कि पूरी तरह बिहार में विधि व्यवस्था चौपट हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग बयानबाजी करने में विश्वास रखते हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं उन्हें बिहार और बिहार वासियों की कोई चिंता नहीं है और बिहार वासी भगवान भरोसे जीने पर मजबूर है। सर मैंने सवाल आपसे शुरुआत इसलिए की क्योंकि सवाल सबसे पहले आप ही की पार्टी की ओर से खड़ा किया गया कि कानून व्यवस्था का हाल किस तरह बिहार में चरमराया हुआ नजर आता है और इसी वजह से आपने उस सवाल को तो डाइवर्ट करते हुए पूरी तरह मोड़ दिया कि सवाल आज ये नहीं, सवाल आज ये है। ठीक है,
आप अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। अगर आपकी पार्टी के सरकार के दौरान में भी इसी तरीके का आलम रहा करता था, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों की ओर से चुप्पी साध लिया करते थे आप लोग। आज के वक्त में जब सरकार किसी और की बदल जाती है तो फिर अभी भी अगर कुछ बयानबाजियां आपकी सरकार की तरफ से आए तो उस पर भी चुप्पी है, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल पूछना है, सत्ता पक्ष से सवाल कर पूछना बनता भी है। तो आप ही की ओर से अब दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी जेडीयू प्रवक्ता पूजा जी से। पूजा जी, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर तो अरुण कुमार जी ने यह कह दिया कि इस वक्त का मुद्दा सबसे बड़ा यही है कानून व्यवस्था। एक समय पर बिहार को जिस तरीके से हम देखते थे, जिस नजरिए के साथ में देखते थे, आखिर बिहार अपने इतिहास को खोता क्यों जा रहा है? लगातार क्राइम के ग्राफ बढ़ते क्यों जा रहे हैं? और सवाल आपकी सत्ता पर आ जाती है। सुकृति जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी, सुरभि हमारे सुरभि नाम है। सुरभि जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे दोनों जो एएसआई के हमारे जो पुलिस कर्मी थे जिनकी एक्सीडेंटल मौत हो गई है, उनके परिवार के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि सबसे पहले तो मैं अरुण जी को ये कहना चाहूंगी कि हर चीज को आप लोग एक मुद्दा बनाकर पेश मत करिए। सबसे पहले भाई किसी परिवार के जनों के साथ अगर ये हादसा हुआ है तो अपनी संवेदना तो व्यक्त करिए, उसके बाद जो है भाई आप हमें हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करिए या जो करना है वो करिए। यार देखिए, हम लोग इस बात से तो इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि इन 3 दिनों के अंतरकाल में हमारे पुलिस कर्मियों के साथ जो हादसा हुआ है उससे तो सच बात है विपक्ष जो है वो बिल्कुल अपनी आवाज उठाई हुई है। और जिस तरह से मैं मृत्युंजय जी की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि महा जंगल राज आ गया है। अरे भाई मुझे ये बताइए कि ये जंगल राज की उपाधि जब आपके सरकार को जो दी गई थी, क्या हम लोगों ने दी थी आपको, ताकि माननीय हाई कोर्ट ने आप लोगों को ये उपाधि दी थी? और अरुण जी, मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि भाई सत्ता का इकबाल बुलंद नहीं है, सत्ता का इकबाल खत्म हो गया है, हमारे पुलिस अधिकारी जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि आप जब बिहार में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और रात के 10 बजे भी अगर आप निकलते हैं या आप कहीं भी अभी भी शाम में अगर आप कहीं जाते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप मरीन ड्राइव पर निकलते हैं और वहां पर जाते हैं और वहां पर लगातार आप 112 नंबर की हमारी गाड़ियां देखते हैं और ये यहाँ पर मुंगेर का जो हादसा हुआ वहां पर भी पुलिस हमारी आम जनता को प्रशासन पर इतना भरोसा था क्योंकि उन्होंने जो इत्तला दी थी इस चीज की वो 112 नंबर पर ही दी थी। तो अगर हमारे प्रशासन का इकबाल बुलंद नहीं है, हमारी सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, तो हमारे लोग जो 112 नंबर पर इतना विश्वास रखते हैं और हर चीज की, हर अपराध की जो जानकारी देते हैं वो कैसे देते हैं? मैडम, लेकिन सवाल तो यही पूछा जा रहा है, सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि सत्ता की चाबी तो इस वक्त आपके हाथ में है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, तो आखिर बिहार में ये जंगल राज का जो राग आप लोग पहले अलापा करते थे, वो अब जंगल राज का टैग तो आपके भी सर पर मढ़ा जाएगा जब इस तरह के क्राइम ग्राफ बढ़ेंगे। और क्राइम ग्राफ आम लोगों के साथ नहीं जुड़ा है, पुलिस कर्मियों की जान जा रही है। 3 दिन में 2 पुलिसकर्मी अभी शहीद हुए। हमारे एएसआई हमारे पुलिस कर्मियों के साथ जो हुआ है, ये कोई सोची समझी प्लानिंग का नतीजा नहीं, ये एक एक्सीडेंटल मामला था, ये अकस्मात घटना थी। वो वहां पर झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। देखिए, ये अकस्मात घटना है, कोई सोच समझकर पुलिस कर्मियों के अगेंस्ट जो है ये इस तरह का कारनामा या कार्रवाई जो है वो की नहीं गई है। हम भी अगर जाते हैं अपने परिवारजन में अगर किसी मैटर को सुलझाने के लिए, रिपोर्ट देखी आपने, जैसे एएसआई की रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट देखी आपने? जी, मेडिकल रिपोर्ट देखी आपने? जी हाँ। उस रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र मिलता है कि 7 से 8 बार उस एएसआई के सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत में नहीं इस घटना को अंजाम दिया गया? आप अभी भी इसे एक्सीडेंटल करार दे रही हैं? नहीं सुरभि जी, ये एक्सीडेंटल, ये अकस्मात ही घटना थी। हमारे पुलिसकर्मी जो वहां पर गए थे ये विवाद को निपटाने के लिए, उनको अगर इस बात की बिल्कुल सूचना रहती तो वो कभी इस तरह से बिना अपनी सुरक्षा के वो कभी नहीं जाते। और उनको बिल्कुल भनक नहीं थी कि आगे सामने वाले जो गिरोह हैं, सामने वाले जो हैं, उनके पास इस तरह का कोई हथियार होगा और उनके खिलाफ इस हथियार का यूज करके उनको घायल किया जाएगा। और देखिए
इस तरह खैर, से हमारी विपक्ष, हमारी मैडम तब विपक्ष तो जो ये आपसे फिर सवाल बयानबाजी पूछना कर ही रही बेकार है। है, क्योंकि जब आपके पुलिसकर्मी अगर पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहे, इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि पुलिस की स्थिति इस वक्त बिल्कुल लचर हो चुकी है। उन्हें इतनी छूट नहीं मिलती क्या कि अगर वो किसी का केस का निपटारा करने भी जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा नहीं दबंग सुरभि हो जी, सकता देखिए है? ऐसी बात नहीं सुरभि जी, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखिए कि किस तरह से अभी हमारा होली और जुम्मा की नमाज को लेकर भी इस तरह से जो कहां से विवादित बयान आए, और बहुत स्थिति जो है वो गंभीर समझते हुए जिस तरह से प्रशासन ने होली को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और जुम्मा की नमाज को भी बहुत शांतिपूर्वक किया गया, तो ये कहां से हो ठीक है। जाता है कि हमारा प्रशासन जो है वो अपने जुम्मा अपने काम को जुम्मा और करने में होली इस वक्त मुस्तैद मुद्दा नहीं नहीं रहता है। है, तो हर पूजा चीज जी, को जुम्मा और मुस्तैदी से होली इस किया वक्त जाता मुद्दा है। नहीं है। पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है तो लोगों को सुरक्षा कैसे वो मुहैया करा पाएंगे, सवाल यही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। अली अनवर जी, नेता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली जी, फिलहाल अब तक के तमाम स्थितियों को आपने भी देखा, सुना, समझा, ठीक है, और आपने अब तक जवाब भी सुन लिया प्रवक्ताओं का भी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त बिहार की जो तस्वीर बदल चुकी है, जो पहले इतिहास हुआ करता था, सुनहरा इतिहास पर अब कहीं ना कहीं एक परत चढ़ती सी चली जा रही है, और जिस प्रकार से अब बिहार को प्रमाणित किया जा रहा है जंगल राज के साथ में, तो क्या वाकई बिहार की यही तस्वीर अब रह गई है? बिहार का वो सुनहरा काल कहां गया? देखिए सुरभि जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं जितना भी सवाल करना है एक बार में पूछ लीजिए, ज्यादा देर तक मैं नहीं बैठूंगा, मेरा दूसरा एंगेजमेंट है। ठीक है। तो देखिए, एक तो ये बात है कि हम लोगों ने मैं किसी राजनीतिक दल में जाने से पहले मैं 12 बरस तक तो ही सांसद रहा, करीब 11.5 बरस तक, लेकिन उससे दुगने से ज्यादा मैं पत्रकार भी रहा हूँ, और कोई 8-9 मुख्यमंत्रियों का दौर भी हम लोगों ने कवर किया है। देखिए, एक चीज ये जरूर है कि अभी जो उप मुख्यमंत्री साहब सिन्हा साहब को हम सुन रहे थे, तो जिस तरह की बातें वे कर रहे हैं ये शोभा नहीं देती हैं। प्रशासन पूरी तरह से, जो बीजेपी लेड एनडीए का जो प्रशासन है बिहार में, हालांकि मुख्यमंत्री कहने के लिए हैं, लेकिन वो एकदम कोलैप्स हो गया है। और समझ लीजिए ये कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। और कभी हम लोगों ने देखा था नीतीश जी का भी हनक और उनका ऑरा, वो अब उनकी स्थिति पर हम लोगों को तरस आती है कि एक समय जो सुशासन बाबू कहलाते थे, अब घोर कुशासन का दौर वो देख रहे हैं, और ये बड़ी दुखद चीज है। देखिए, आपने ठीक कहा कि ये जो घटना हुई है, ये एक दौर था कि जब कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी और दूसरे न्यायालय भी एक्टिव हो जाते थे इस मामले में, और देश भर का मीडिया, अच्छी हम आपको बधाई देंगे कि आप इस चीज को ला रही हैं अपने चैनल पर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का जो चैनल है, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उस पर ये नहीं चलेगा। अगर इसी तरह की घटना अगर बंगाल में हुई रहती, इसी तरह की घटना अगर दूसरे गैर कांग्रेसी राज्य में हुई थी, तो आसमान उठा लिया होता मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने आसमान उठा लिया होता अपने सर पर, और जंगल राज और क्या क्या कहा जाने लगता था पहले। तो ये बात अब मीडिया के किसी कॉर्नर से और किसी कोर्ट के माध्यम से ये बात अब नहीं आएगी। और ये भी जितनी बात आ भी जा रही है, उसमें यह है कि नीतीश कुमार जी को भी अब किनारे लगाने की बात है। इसीलिए जो भी थोड़ी बहुत खबर आ रही है उनके कुशासन की, तो वो सर से ऊपर पानी ऊपर चला गया है, और नीतीश जी को भी डिस्क्रेडिटेड उनको बनाना, और इसके लायक भी अब वो हो गए हैं।
सच पूछिए तो वो प्रशासन संभालने के लायक नहीं है, और बीजेपी भी यही चाहती है। इस चुनाव भर सर, जो बन गए हैं, आपके अनुसार सर लायक कौन है? आपके अनुसार आप किसे लायक समझते हैं इस वक्त बिहार की कुर्सी को संभालने के लिए? हम किसको नहीं, इस सरकार को तो जाना चाहिए। बीजेपी को आप जो कह रहे हैं, सिर्फ जुमा और होली की बात आपने की, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश भर में, झारखंड से लेके महाराष्ट्र से लेके दिल्ली से लेकर के, दिल्ली में जहां गृह मंत्री बैठते हैं उनकी नाक के नीचे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उनकी नाक के नीचे कोई बिहार से ज्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है। पुलिस वाले मारे जाएं या न मारे जाएं वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप देख लीजिए, बिहार ही में देख लीजिए कि 25 करोड़ रुपए की दिन दहाड़े 10:30 बजे दिन में तनिष्क का जो शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, उससे लूट हो जाती है। तो इसको कई एंगल से देखने की बात है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी विस्फोटक रूप धारण कर चुका है, और एक ये भी है कि जो अपर मिडिल क्लास के और जो सैलरीड पीपुल हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, आप देखिएगा इवन पुलिस वालों के बाल बच्चे भी इस तरह के क्राइम में संलग्न पाए गए हैं। तो इसकी वजह यह है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और बाप जैसा ओहदा तो उनको मिला नहीं, बाप जैसी कमाई तो हो नहीं रही है, और रोजी रोजगार का तो संकट है कहीं भी नहीं। तो पिछले 40 वर्षों में बेरोजगारी की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो ये और बढ़ेगी और सभी राज्यों में बढ़ेगी। तो सिर्फ एक कानून का राज और एक राज्य का ये मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है, और उसको अनएम्प्लॉयमेंट एंगल से भी देखा जाना चाहिए। रोड रॉबरी से लेकर बैंक रॉबरी से पहले के मुकाबले बदल चुकी है। इस तरह से डॉक्टर कुमार राकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए अली अनवर जी हमारे साथ जुड़े नेता कांग्रेस, और क्योंकि उनके पास समय बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए मुझे उन्हें इतना समय देना पड़ा। ब्रेक के बाद अभी और भी मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनके पास मैं लौटूंगी, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है और उनसे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस खाकी का खौफ हम बदमाशों दबंगों के सामने रखते हैं, अगर उस खाकी का खौफ ही ना बचे तो फिर आप सोचिए कि उस स्थान की, उस जगह की, अगर हम किसी भी तरीके से उस संस्कृति और सभ्यता को संजोना भी चाहे तो भी नहीं संजोया जा सकता, क्योंकि जब अगर खाकी सुरक्षित नहीं है, खाकी पहनने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, उनके परिजन सुरक्षित नहीं, तो आम जनता को ये अपनी सेवाएं कैसे दे पाएंगे और उन्हें कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए राकेश पोद्दार जी और डॉक्टर कुमार राकेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे भी उनके पास अब तक मैं नहीं गई हूं, इसलिए जल्द से जल्द मैं बीजेपी प्रवक्ता का पहले रुख कर लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, अब तक आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता को भी, आरजेडी के प्रवक्ता को भी, लेकिन अब मैं आपका भी स्टैंड सबसे पहले जानना और समझना चाहूंगी कि महाजंगल राज की उपाधि अब किस सरकार को दी जा रही है? पहले आप लोग ये आरोप लगाया करते थे कि आरजेडी के सरकारों में जंगल राज था, लेकिन आज तो महाजंगल राज बताया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं कहना चाहता हूं कि अपने घर शीशे का हो, पत्थर किसी को नहीं मारना चाहिए। अपने पिताजी के कार्यकाल को, 15 साल के कार्यकाल की बात रखनी चाहिए जनता के बीच में। और मैं स्पष्ट रूप से एक बात और कहना चाहता हूँ, 51 नरसंहार में बिहार के अंदर 51 नरसंहार लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में हुआ। चाहे जहानाबाद की नरसंहार की बात कर लें, चाहे रणवीर सिन्हा की नरसंहार की बात कर लें, चाहे मधुबनी नरसंहार की बात सुनिए अरुण जी, आप बोल रहे थे, मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा हूँ, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। जब आपके घर शीशे का तो पत्थर मत मारिए। अरे 20 साल की बात करोगे ना अरुण जी, आपको बोलने का मौका दिया गया था, पहले आप एक बार राकेश जी को पूरी तरह सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैं आरोप और प्रत्यारोप की बात आप कर रहे हैं, मैं अपने पे भी आऊंगा, मैं अपने कार्यकाल के बारे में भी बताऊंगा, हमने क्या नहीं किया उसकी बात रखूंगा। पहले तो आप अपनी 15 साल के कार्यकाल पे जो आरोप और प्रत्यारोप सरकार पे आप लगाने का काम कर रहे हैं, उस पर पहले मैं बहस करना चाहता हूं। तो आप अपने कार्यकाल को देखिए। आज हमारे यहाँ मुंगेर में जिस घटना घटी है, जिनकी शहादत हुई है, श्रद्धांजलि देने के लिए
पूरे बिहार के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी राजनीति कर रहे हैं उनके साथ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गुड्डू यादव कौन है, इनसे पूछिए गुड्डू यादव कौन है। ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से निकले हुए गुड्डू यादव हैं। गुड्डू यादव के बारे में पता है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है। अभी देखिए जांच जारी है। सुरभि जी, आपके चैनल पे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, चिल्ला के बोलता हूं, गुड्डू यादव कौन है, इनसे पूछिए गुड्डू यादव कौन है, इनके ही कार्यकर्ता है। सर ठीक है, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप उन पे आरोप मढ़िए, ये आप पे आरोप मढ़े, जनता बीच में पिसती रहे। और उस परिवार का क्या जिस परिवार ने अपने उस बेटे को खो दिया, अपने उस भाई को खो दिया, जो कि लोगों की सेवा के लिए दिन रात अपने एक किए हुए था। वो किसी के झगड़े को सुलटाने गए थे, खाकी उन्होंने धारी की हुई थी ना, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं रह पाए। सुरभि जी, सवाल आपकी सरकार से पूछा जा रहा है। नहीं, सवाल पूछना जायज है। सुरभि जी, आपका भी सवाल पूछना जायज है, लोकतंत्र में जनता को भी सवाल पूछना जायज है, और विपक्ष के नेता को भी पूछना सवाल जायज है। मैं नहीं मना कर रहा हूं, सवाल पूछना है, सरकार से और सत्ता से पूछिए, लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए। जिस एसआई की घटना घटी है, जिनकी शहादत हुई है, उस पर गुड्डू यादव ने उन पे आरोप लगाया। वहां पे क्या था, रणबीर नाम के व्यक्ति ने 112 नंबर पे कॉल किया। नंदलालपुर गांव की घटना है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शराब की कोई शराब तस्करी करने वाला शराब पी के यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहा है हमारे गांव में, आप आइए। वहां पे गए, पंचायत करने गए। हमारे बिहार में क्या आज भी समाज के लोग सामाजिक तौर पर अपना ही पंचायत करके निपटारा करने का काम सर, करते अब हैं। सवाल तो ये भी कि जब बिहार में भी शराब बंदी है तो फिर शराब मिली कहां से? और इस तरीके की घटनाएं फिर तो होंगी। जब नशे में धुत व्यक्ति होगा और इस तरीके की घटनाएं जब होंगी तो सवाल आपसे तो दोनों तरीकों से पूछा जाएगा। जब शराबबंदी का जिक्र आपकी सरकारें कर देती हैं और उसके बाद से इस तरीके से लोग शराब पी करके तमाशबीन बन जाते हैं, तो फिर सवाल तो होगा ना सर। देखिए, सवाल मैं कह रहा हूं, सवाल आपका पूछना जायज है। हम सत्ता में हैं, जनता ने आशीर्वाद लगातार 20 साल से दिया, सवाल पूछना जनता का भी काम है। लेकिन जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुरभि जी बताना चाहता हूं कि गुड्डू यादव ने वहां क्या हुआ, आपस में रंजिश थी, लड़ाई हुई। दोनों एसआई, चाहे चंदन कुमार हो चाहे संतोष कुमार हो, जिनको चाकू मारने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, ये सुशासन की सरकार है। तुरंत हम लोगों ने इनकाउंटर करने का काम किया, तुरंत उनको पकड़ने का काम किया। और हमारी सरकार में किसी को आदेश नहीं दिया जाता कि तुम आप अपराध करो, और ना किसी को कहा जाता कि इसको छोड़ दियो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता, किसी व्यक्ति को बचाने का काम नीतीश की सरकार में नहीं होता है, ना उनको संरक्षण दिया जाता है। सीधा नीतीश कुमार जी का आदेश होता है, उसका पहले बुलडोजर से उनका घर तोड़ो, इनकाउंटर करो, उनको जेल भेजने का काम करो। ये ये बिहार की सरकार नीतीश कुमार की। हाँ, लेकिन उसके बाद भी आप खाकी का उस इकबाल को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं जो पहले कभी जिस तरीके से हम बिहार को देखते थे। और उसके बाद से जब से जैसे जैसे राजनीतिक का सफर की शुरुआत हुई बिहार की, हम यही देखते गए कि दिन प्रतिदिन किस तरीके से क्राइम ग्राफ में कभी उछाल आता है, कभी थोड़ा बहुत डाउनफॉल हम देख ले, लेकिन उसके बाद भी उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव हम इस तरह नहीं देख पाते कि दबंग अपनी दबंगई ना करे या फिर इस तरीके की आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग जाए। उनमें यह खौफ हो कि नहीं, खाकी के लोग हैं, उन पर तो हम धावा नहीं बोल सकते। लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे डॉक्टर कुमार राकेश जी भी मौजूद है। सर, मैं उनसे भी एक सवाल पूछ लूं, बहुत समय से वो इंतजार कर रहे हैं। और एक सेकेंड में और बता देता हूं। चलिए ठीक है, जल्दी कीजिए जल्दी। सुरभि जी, तो 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी की सरकार थी, 2005 से लगातार 2025 तक नीतीश कुमार की सरकार है। हमने 96% सुधार किया है, चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, किसी को नहीं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट बता रहा है, डेटा बता रहा है, और कह रहा है 96% हम लोगों ने सुधार किया है। सुरभि जी सर, अब मेरे पास भी एनसीआरबी का वो डेटा है 2021 वाला, आप कहेंगे तो मैं वो डेटा आपके सामने भी रख दूंगी। यहाँ तक कि ग्राफिक्स पे वो डेटा चल भी रहा है बार बार बीच बीच में, आप एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर कुमार राकेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार राकेश जी, बिहार में काबा क्या क्राइम है, सिर्फ बेरोजगार युवा है, बदहाल स्थिति है? जो तस्वीर बिहार की बदली हुई हम देखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, दूसरी तरफ हम कानून व्यवस्था चरमराई हुई हालत में देखते हैं। स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई अपने आप को
ठीक करना चाहते हैं, अस्पताल जाना चाहते हैं, तो आज भी कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि लचर अवस्था में नजर आते हैं, उन्हें दूसरी जगहों पर रेफर किया जाता है। ऐसे में मैं बिहार की स्थिति को अब आपसे ही समझना चाहूंगी, आपके नजरिए से। आपने सुरभि जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए। अपराध की बात कर दी आपने, स्वास्थ्य की बात कर दी आपने, बिहार में काबा की बात कर दी आपने, बिहार में अपराध की जो स्थिति है उसकी बात कर दी। अभी राकेश पोद्दार जी को सुन रहा था, पूजा जी को सुना, अली अनवर जी खुद ही 14 साल तक करीब जनता दल यू में रहे। उसके बाद उन्होंने आज जो कमेंट किया, बहुत ही संभल के बेचारे कमेंट कर रहे थे, पुराने जर्नलिस्ट रहे, राज्यसभा में रहे, तो उनको ही सुन रहा था। हालांकि वो चले गए, मैं उनसे सवाल करता कि 14 साल जो रहे वो जेडीयू में, वो कैसा था और आज कहाँ है। वो आरजेडी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, कांग्रेस में बेचारे पुनर्वास की बात कर रहे हैं। रही बात, अभी अरुण जी ने बात कही, राकेश पोद्दार जी ने बात कही, आरोप कोई भी अपराध कभी भी किसी के सरकार में यदि ऐसा होता है या उसको क्राइम जो है हुआ है, उसके लिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। रही बात सरकार के संवेदनशीलता की बात, आपने बार बार पुलिस के खौफ की बात कही, खाकी के इकबाल की बात कही। खाकी का इकबाल था, है और रहेगा, लेकिन जब खाकी के भेष में जो क्रिमिनल आ जाते हैं उनका क्या करेंगे। और जो हमारा बिहार है, जातिवाद के सभी दल जिम्मेदार है इसके लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। आरजेडी उसका लीडर है। 1990 के पहले के बिहार, 2005 के बाद का बिहार, यदि हम तुलना करना बैठेंगे, मैं बिहार से आता हूँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही नज़दीक से देखा हमने। किसी भी दल ने जातिवाद को समूल नष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जो मुंगेर की घटना बताई, पहले जो घटना बताई 25 करोड़ जो लूट हुआ है, उसमें कई सामाजिक कारण हैं। उसमें बेरोजगारी भी है, विकास भी है, एक स्थानीय जो समूह है जो वास्तव में क्राइम पे ही जिंदा है। 1990 से 2005 के बीच में हजारों लाखों लोग बिहार छोड़कर चले गए, जो लोग बिहार को समृद्ध देखना चाहते थे, करना चाहते थे। 2005 से लेकर के 25 तक में बीच में साल 2 साल तेजस्वी जी के साथ उनके चाचा आए थे, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, सुशासन की बात हुआ भी, खौफ भी था। लेकिन अभी जो घटना घटी है, मैं पूजा जी की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि भाई वो तैयार होके नहीं गए। हाँ। सॉरी, अभी को भी पुलिस, चाहे वो शराब की बात आती है वो भी आता है, शराबबंदी है, शराब कहाँ से आया। लेकिन जो मुद्दा यह भी है कि कानून व्यवस्था की बात है, महाजंगल राज है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जंगल राज का जंगल राज होगा, महाजंगल कुछ नहीं होता। और ये जो घटनाएं घटी हैं, छिटपुट घटनाएं हैं, उसको आप मीडिया में जितना भी अतिरेक कर दीजिए। अभी अली अनवर जी लंबा भाषण देख गए, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, मीडिया जो है मीडिया ही रहेगा, घटना को बताएगा। बाकी जो भी स्थितियां हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है। लालू यादव जी को मैंने देखा, रेल मंत्रालय में थे वो। उसके पहले चारा घोटाला, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, कि जबकि बैलगाड़ी को स्कूटर पर लादा गया, उसके लिए क्या बोलेंगे आप। जहाँ की जंगल राज था कि शोरूम गाड़ियाँ उठा के लोग लेके जाते थे और फिर लौटाते नहीं थे। तो खैर वो स्थिति तो नहीं है बिहार में, और आज तक स्थिति चरम थी। आज की स्थिति में अपराध हुआ है, अपराध के नियंत्रण की बात भी है, चाहे वो 25 करोड़ की तानिश की बात हो, इमीडिएट अपराधी पकड़ा गया, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कौन अपराध करेगा, सरकार में बैठे हुए सर, अली अनवर जी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी को अब साइडलाइन करने की तैयारी है, इसी वजह से इस तरह की खबरें हाईलाइट की जा रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि साइडलाइन करेंगे नहीं करेंगे। आपको पहले अपनी राजनीति का पता नहीं है, कांग्रेस में कौन साइडलाइन है नहीं है। आप बेचारे 4 पार्टी घूमते हुए कांग्रेस में आए हैं, पुनर्वास झेले हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन जो कमेंट कर गए, वो जिस तरह के कमेंट कर गए, तो उस कमेंट में उनको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, विकास के दृष्टिकोण, हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अभी राकेश पोद्दार जी अच्छी बात कही, गुड्डू यादव कौन है, आरजेडी जवाब लोग नहीं देंगे। तेज प्रताप इस तरह बदतमीजियां करते रहते हैं। भाई अब दोनों की जो शिक्षा है, और कई बीच में आया था कि भाई नवी पास है और डॉक्टर बांट रहे हैं और एमबीबीएस की डिग्री दे रहे हैं, ये भी बिहार के लिए त्रासदी है। बिहार ने ऐसा कौन सा पाप किया कि ऐसे लोगों को झेलना पड़े। यदि जेडीयू में कोई ऐसे लोग हैं या जाहिल लोग हैं, उनकी भी निंदा की जानी चाहिए, या भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उनकी भी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन हमारा बिहार ऐसा ना था, ना है, ना होगा। लेकिन छोटी मोटी घटनाओं को पूरा अतिरेक करके पूरे बिहार को बदनाम करना, ये किसी भी बिहारी के लिए, चाहे अरुण कुमार हैं,
चाहे ठीक। पूजा जी हैं या राकेश ठीक है डॉक्टर कुमार राकेश जी, पूजा जी का ही नहीं अप्रूव कर लेती देता, हूं मैं एक बार। मेरा ही मानना है। ठीक है पूजा जी, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से इस वक्त एनसीआरबी का डेटा जो आपने भी जरूर देखा होगा, 2021 की रिपोर्ट थी कि कैसे भूमि विवाद से जुड़े हुए मामले कुल 3,336 बताए गए। 2021 में ही 815 लोगों की हत्या की गई, 2,799 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। उसमें भी पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमले के मामले 150 के करीबन पहुंचे और 8,393 मामले दर्ज हुए और अधिक। ठीक, दहेज से जुड़े हुए मामले बिहार में 3,367, 7वां स्थान उस वक्त बताया गया। तो ये जो ग्राफ है क्राइम रेट को लेकर के सवाल हर पार्टी पर होते रहे हैं जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब आप भी किसी वक्त अपोजिशन में थे तो उस वक्त तो सवाल आप भी सत्ता पक्ष से पूछते थे कि उन्हें बदलाव करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो मैम मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर वो बदलाव अब क्यों नहीं हो पा रहा? सुरभि जी देखिए, आपने जो एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की है तो मेरे पास भी मेरे मोबाइल में वो एनसीआरबी की जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर मेरे पास भी 2022 की पड़ी हुई है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवेदित कुल संज्ञेय अपराध के आंकड़ों के मुताबिक जो प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर है, राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध की दर 422.2 थी और बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर जो है वो 277.1 थी। और आप और भी जो आप आंकड़े बता रहे थे उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर अपराध में बिहार का जो स्थान है एनसीआरबी के मुताबिक, हत्या में वो 14वें स्थान पर है, बलात्कार में वो आपका 33वें स्थान पर है और महिला अपराध में वो 28वें स्थान पर है। तो अगर इस एनसीआरबी के आंकड़े की हम लोग अच्छे से अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आंकड़ों में बिहार जो है वो अब नीचे की लेवल पर जा रहा है। और देखिए, मैं बार बार 2004 के पहले को गिनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सुरभि जी आप भी तो मानेंगी ना कि जब हम लोग आज पढ़ते हैं कुछ भी तो हिस्ट्री में तो जाना ही पड़ता है ना, बिल्कुल। तभी तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो 2004 के पहले आप एनसीआरबी का भी आंकड़ा उठाइए और वहां पर भी देखिए कि बिहार जो है उस समय वो किस पोजीशन पर हमारे भारत में आया करता था और हमारे 2005 के बाद से तो वो किस स्थान पर आ रहा है। तो आपको भी बहुत अच्छे से एक तुलनात्मक एनसीआरबी की जो तुलनात्मक जो एक रिपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल आप जो कह रही हैं सुरभि जी मैं मान रही हूँ कि इस 3 दिनों में जो हमारे पुलिस कर्मियों के साथ जो ये हादसा हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है, हम लोग तो अपनी संवेदना व्यक्त ही करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे न्यूज के माध्यम से ये सारी चीजों को सामने लाया जा रहा है। हमारी विपक्ष का तो काम ही होता है कि वो सरकार से सवाल पूछेगी, लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार का और हमारे प्रशासन का इकबाल बुलंद था, बुलंद है और आप देखिएगा कि 2025 के बाद भी बुलंद रहेगा। यानी आप नहीं मानती कि जंगल राज है, आप ये मानती हैं कि पहले की सरकारों में तो हुआ करता था, क्योंकि ये राग आप लोगों के मुंह से, हमने आपके कई नेताओं के मुंह से कई बार सुना है और ये कहा जाता है यहाँ तक कि सुरभि जी 2 तरह की क्राइम्स होती है ना, एक प्रिवेंटिव हो जाती है और एक डिटेंशन क्राइम हो जाती है ना। तो डिटेंशन क्राइम तो है जो बिल्कुल लिस्टेड आपकी क्राइम होती है, एफआईआर के माध्यम से लिस्ट करके किया जाता है। लेकिन कितनी ही घटनाएं हैं जो हमारे प्रशासन ने रोक दिया, वो तो किसी के संज्ञान में नहीं आती, उसके तो कहीं नोट नहीं किया जाता कि हमारे प्रशासन ने कौन कौन से हादसे को, कौन कौन से अपराध को होने से बचा लिया है। 10 में से 9 अपराध को हमारा प्रशासन बचा लेता है और अगर एक अपराध सामने आ जाता है उसको इस तरह से हाइप हमारे विपक्ष के द्वारा कर दिया जाता है कि उसी को एक सच के रूप में पेश कर दिया जाता है और जनता के बीच में उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमारी प्रशासन आज भी मुस्तैदी से अपना काम करती है, पहले भी करती थी और आगे भी करती रहेगी। मैम इसी वजह से ये सवाल मैंने पूछा भी था। आपने भी ये कहा कि विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष में जब आप बैठते थे तो आप भी इसी तरीके से सवाल जवाब करते थे और इसी वजह से आज क्योंकि आप सत्ता में बैठी हुई हैं तो आपसे ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि जब आप पहले के वक्त में कहा करते थे कि
बदलाव लाए जा सकते, बदलाव किए जा सकते, आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन अपराध कंट्रोल में नहीं आया है अभी भी, और खाकी से ही लोग नहीं डर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है मैडम कि सब अगर मान लीजिए खाकी के लोग पहुंच रहे हैं, वर्दी में पहुंच रहे हैं, पहले तो वर्दी का खौफ फिर भी जगह जगह पर नजर आता था, लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो आप सोचिए कि आम जनता अपने आप को कैसे प्रोटेक्टिव महसूस करेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। इससे पहले आपने एक्सीडेंटल बताया था, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि इतनी ज्यादा अपने आप में बल महसूस क्यों नहीं कर पा रही है बिहार पुलिस। नहीं सुरभि जी, ये कहाँ है कि बिहार पुलिस जो है वो अपने आप में बल नहीं महसूस कर पा रही है या अपना इकबाल वो बुलंद नहीं रख पा रही है। मैं तो एक छोटी सी एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में भी हमारे मोहल्ले से जब 2 व्हीलर वाले निकलते हैं और जब वो देखते हैं कि अरे मैं हेलमेट लगाना भूल गया हूँ, तो वो जहां पर भी हमारी प्रशासन जो खड़ी होती है उनसे बचकर निकलना चाहते हैं या अपने घर लौटते हैं और हेलमेट पहन कर आते हैं कि कहीं प्रशासन जो है उन्हें पकड़ ना ले। ऐसी बात कहाँ है भाई कि खाकी से लोग डर चालान का है या मैम, वो डर चालान का है, इकबाल बुलंद नहीं है। आप ट्रैफिक रूल्स को बीच में या ना लाइए। डॉक्टर कुमार राकेश जी नहीं, पूजा जी बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, पूजा जी बहुत ही सैद्धांतिक बात कर रही हैं, लेकिन मेरे पूजा जी सवाल एक तरफा हो रहा है, इतना टाइम पूजा जी से मेरा एक सवाल है कि आपने जो बात कही, प्रवक्ता लगा हुआ है अरुण जी, ठीक है, मैं 1 मिनट बस 1 मिनट आपके पास मैं एक सवाल कर रहा हूं अरुण जी। पूजा जी से मेरा एक सवाल है कि आप बोल रही हैं कि आंकड़ों को आपने नकार दिया, बातों की बात कर दी, इतनी अच्छी बता दी कि हेलमेट लोग डर के मारे पहनते हैं। मैं कई जिले में अभी मैं आपको वीडियो दे सकता हूं कि जहां उस तरह का खौफ नहीं है जो अभी सुरभि बता रही है। मुद्दा ये है, क्या आपको नहीं लगता, मुझे तीनों पैनलिस्ट से सवाल है कि इस क्राइम के जड़ में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी कर दी गई हैं, उसका आपस में वैनमस्य जो है वो भी एक कारण है अपराध को। आपने एक जातिवाद जिस तरह से सबने उसको प्रोजेक्ट किया है। मेरा सवाल तीनों पैनल लोगों से, मैं अपना जानकारी बढ़ाना चाहूंगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर कुमार राकेश जी, अब एक बार मैं अरुण जी का भी रुख कर लेती हूँ। काफी देर से वो बोलना भी चाहते क्योंकि उन पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए। अरुण जी, अब आपका मौका है, अब आप जो भी बातें कहना चाहते हैं बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए सुरभि जी, अभी हम राकेश जी जो आपके विश्लेषण करता है वो ये बोल रहे थे और एनडीए प्रवक्ताओं को सुना है, और लगातार हमारी जो पिछली सरकार थी 15 साल की कोसा जा रहा है, और हम तो फैक्ट और सच और सच्चाई पर बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी लगातार इधर उधर की बात नहीं करते, मन ग्रंथ बातें नहीं करते, जैसे कि ये लोग करते हैं, और कुछ लोग गोदी मीडिया भी करते हैं और कुछ पत्तल चट लोग करते हैं। उसमें आप नहीं, अपने को काउंट मत कर लीजिएगा और जग जाहिर है ना। एनसीआरबी का डेटा हमने काउंट किया भी नहीं है, कोई बात नहीं। अरुण जी, आप अपनी बात जारी रखिए। पूर्वी जी 1990 में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, एनसीआरबी का डेटा अगर देखेंगे तो आपराधिक घटनाओं को देखेंगे, उस समय 1 लाख आबादी पर 144 था, और 2005 में हमारी सरकार चली गई, जाते जाते उस वक्त 1 लाख आबादी पर 122, मतलब 22 कम किया हमारी सरकार ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। और 2005 से लेके अभी तक अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे ईमानदारी से तो 3 गुना जंप कर गया है, मतलब 300 के आसपास है। ये अध्ययन करने वाली बात। ठीक है, चलिए अरुण जी, ये डेटा तो हमने दिखाया भी, हमने उसकी बात भी की। एक मिनट सुन लीजिए ना, अब मैं डेवलपमेंट पे जाता हूँ। मैं अपना कुछ नहीं कहूंगा, नीति आयोग का रिपोर्ट का मैं कहूंगा, और भारत सरकार ने जो लोकसभा के अंदर कहा पिछले दिनों, प्रत्येक वर्ष बिहार से 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं। साक्षरता दर में बिहार सबसे अंतिम पैदान पर खड़ा है, और प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे अंतिम पैदान पे खड़ा है।
बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1। ये मैं नहीं कहता, नीति आयोग का रिपोर्ट कहता। सर, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैंने पूछ लिया। सुन लीजिए, एक मिनट पूछ लिए ना। और सर, लेकिन आपने अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं दिया। सर, शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सुन लीजिए ना, इतना बीच में किसी को आपने टोका नहीं, सुना रामायण महाभारत पूरा यहाँ तक। सर, पहले मैंने आपको भी इतना ही मौका दिया था, लेकिन जब बारी आपकी आती है, आपसे सवाल पूछने की बारी आती है, तो आपको तकलीफ हो जाती है। एक पत्रकार सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव जी के डिग्री पे, नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पर इन्होंने सवाल नहीं उठाया। चौथा फेल सर, डिग्री पर सवाल आपको पूछना है तो आप पार्टियों से जाकर पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए। मेरा मुद्दा आज का ये नहीं है। जो सच है वही बोलूंगा मैं, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो। सुनिए, सच को स्वीकारिए। ठीक है, अरे सच को स्वीकारिए भाई। डॉक्टर कुमार राकेश जी, एक मिनट, सच को स्वीकारिए। क्योंकि राकेश पोद्दार जी भी कुछ कहना चाहे तो मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सच पता ही नहीं है। सवाल शुरुआत में झूठ की बात करते हैं, झूठ पे बात करते हैं। राकेश जी, एक मिनट, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, सवाल मैंने शुरुआत में आपसे भी पूछा था अरुण जी कि आखिर तेज प्रताप का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर आपने क्यों कुछ नहीं कहा? उस पर तो आप बिल्कुल ट्विस्ट खा गए। अरे मैं तो होली का दिन है आज, तो शुभकामना गले एक दूसरे से मिलकर खाकी हो, खादी हो। सर, किसी को धमकाना, ये कहना कि नाच के दिखाओ, अगर नाच नहीं सकते तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये होली, ये इसे होली के आड़ में मत ढकिए। नहीं, सवाल है आज बिहार में नंगा नाच हो रहा है, महिलाओं के तलवे में। चले, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए। सवाल के जवाब आपके पास भी नहीं, आपसे सत्ता पक्ष पर निशाना साधना जानते हैं। राकेश पोद्दार जी, माफी के साथ क्योंकि समय का अभाव है, इस डिबेट को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। डॉक्टर कुमार राकेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े, अली अनवर जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, अरुण कुमार जी प्रवक्ता आरजेडी से, पूजा जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का धन्यवाद हमारे इस चर्चा का खास हिस्सा रहने के लिए। तो देखिए, सवाल यही है कि जो स्वर्णिम काल कभी बिहार का हुआ करता था, जहां पर ऐसे कद्दावर दिग्गज नेता भी रहे जिनके उस कार्यकाल को लोगों ने देखा और उस इतिहास को भी समझा, जब आर्यभट्ट हुआ करते थे, जब रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का जब जिक्र सामने आता है, या हम बात जब किसी भी तरीके से कर्पूरी ठाकुर की करते हैं, राजेंद्र प्रसाद की करते हैं, लेकिन आज के समय की तस्वीर और तकदीर को अगर आप बिहार की देखते हैं तो एक सिर्फ मंत्र के साथ में, एक नारे के साथ में यह चस्पा किया जाता है कि बिहार सिर्फ और सिर्फ अब बदहाली की भेंट चढ़ता जा रहा है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी कौन सी सरकार उठाएगी, इस सवाल का जवाब मिल पाना मुश्किल है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।